नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। आज मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग का क्या महत्व है, योग क्यों ज़रूरी है, यदि अपने नियमित रूप से योग करें तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, योग क्यों करना चाहिए, उसके बारे में मैं कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अपना आहार जो है वो अशुद्ध आहार के रूप में हो गया है, क्योंकि आहार शुद्ध नहीं रहा है। फास्ट फूड आ गए, इसी प्रकार पेस्टिसाइड्स के आहार आ गए, तो अनेक प्रकार के आहार जो है वो अपने को अच्छा आहार नहीं मिल रहे हैं। तो आपको योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आपके शरीर को मजबूत कैसे किया जा सकता है, आपका विल पावर, स्टेमिना कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसके बारे में और कुछ आहार के बारे में, कौन सा आहार आपको ग्रहण करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज जानकारी थोड़ा सा देना चाहता हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने प्राणायाम, योग की क्रियाओं के बारे में कुछ बताया है, पर तो आहार जो है, आहार और व्यवहार बहुत ही जरूरी है योग में। यदि आप सात्विक आहार लेंगे, आप पुराने समय में कह रहे हैं कि जितने साधु संत थे वो प्रकृति के समीप रहते थे, और प्रकृति के समीप रह के वो आहार प्रकृति जो जिस प्रकार पैदा करती थी उस प्रकार का आहार ग्रहण करते थे। आज अपन क्या कर रहे हैं, प्रकृति से दूर बढ़ रहे हैं। ये जो अपने शरीर जो है ये पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये पंच तत्वों से आपका शरीर बना है। इन पंच तत्वों में कोई भी तत्व की कमी हो जाती है। आज इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी तत्व जो है वो शुद्ध तत्व नहीं माना जा रहा है। धूप सिर्फ आकाश तत्व होता है, उसकी धूप जो होती है वो विटामिन डी अच्छी लगती है, वो कुछ शुद्ध होता है। आज एयर, हवा जो है, आप ऑक्सीजन जो ग्रहण कर रहे हैं वो ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको शरीर में मिल रही है, क्योंकि पोल्यूशन आज इतना बढ़ गए हैं। उसके कारण से आप रात को पोल्यूशन चेक करिए, दिन में चेक करेंगे, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गए हैं। उसके कारण से आपकी शरीर की जैसे फेफड़ों की बीमारी से संबंधित अस्थमा है, श्वास लेने में है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो आप इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनसे कैसे बचे जा सकते हैं। मिट्टी आज जो उसको धरती माँ जिसको संबोधित करते हैं अपन, धरती माँ अपनी कहाँ शुद्ध है। उसमें जो खाना अपन जो अनाज पैदा करते हैं वो सारा अनाज पेस्टिसाइड से पैदा कर रहे हैं, यूरिया, डीएपी, इस प्रकार की। क्योंकि आज न तो कोई गाय के खाद यूज कर रहे हैं, न ऑर्गेनिक फूड अपने खेती कर रहे हैं। जो किसान हैं वो भी पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं, इसलिए आप हमेशा बीमारी के ओर जा रहे हैं। दुनिया भर की आप अपने बीमारी ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्टेमिना है, आपका आहार है। इसी प्रकार दूध के बारे में मैं बता देता हूँ। जो अपन दूध अपन तो शुद्ध करके पीते हैं, ये गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है, ये बकरी का दूध है, परंतु उस दूध में क्या करते हैं, दूध में जो गाय को जिस प्रकार का आहार खिलाएंगे, पहले पुराने समय में हरा घास खिलाते थे, आज हरा घास भी खिलाते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। आज गाय को बिनौला खल कहाँ मिलती है, नहीं मिलती है। तो गाय को जो खिलाएंगे, जिस प्रकार का वो आहार पैदा खाएंगी, इसी प्रकार को तो आपको फल देगी। जो फल आपको पैदा करना है, तो आपका गाय जिस प्रकार का आहार ग्रहण करेगी, इसी प्रकार को आपको दूध देगी। यदि दूध उस प्रकार देगी तो वो दूध कहाँ शुद्ध हुआ। फिर दूध इंजेक्शन के द्वारा, गाय कई बार दूध नहीं देती है तो उसको इंजेक्शन ले, टॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो गाय का एकदम शून्य हो जाती है, उसका दूध निकाला हुआ दूध शुद्ध नहीं होता है। फिर वो थैलियों में पैक करेंगे। आज यहाँ से थैली वाला जो दूध आता है वो 10 दिन 15 दिन पुराना दूध मिलता है अपने को, तो इसलिए वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे तो उसके ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कई केमिकल का प्रयोग करेंगे। यदि उस केमिकल का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में जाने के बाद में वो केमिकल क्या करेगा, शरीर में एक्स्ट्रा ग्रोथ करेंगे। जैसे फसल में यूरिया डाली तो फसल एक्स्ट्रा ग्रोथ करी, इसी प्रकार फसल में रोगर, डीएपी या अनेक प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, उसके कारण फसल में ग्रोथ होती है। इसी प्रकार आप उसी प्रकार का आहार यदि आप ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में क्या होगा, कोई भी अंग में एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा।
एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा तो वो क्या होगा, वो कैंसर का रूप माना जाएगा। एक्स्ट्रा जो ग्रोथ हैगी वो कैंसर। अब एक्स्ट्रा ग्रोथ क्या करती है, आप अशुद्ध दूध पी रहे हो, आप पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हो, आप इससे बचने के लिए आप उसको, जैसे गेहूं है, गेहूं को आज लाने के बाद में उसको थोड़ा सा साफ करनी है, उसको धो के उसके बाद में खा सकते हैं। इसी प्रकार सब्जियां हैं, घर में आने के बाद में उसको नमक के पानी से भिगो दीजिए, आधे पौन घंटा उसमें पानी में रह जाए, उसके बाद में आप उसको यूज करिए। इसी प्रकार दूध तो जो है वो जैसा है उस दूध को ग्रहण अपने पीना पड़ेगा, कहाँ से अब शुद्ध दूध लाएंगे। तो ये चीज़ों को बचने के लिए आपको योग, प्राणायाम और मेडिटेशन, देखो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक योग जो क्रियाएं हैं वो तीनों रूप से आदमी को मजबूत करती है। शारीरिक, आपका शरीर को मजबूत करने के लिए योग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। योग के अभ्यास के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, प्राणायाम और थोड़ा सा मेडिटेशन। यदि इन तीनों रूपों का अभ्यास यदि करते हैं, रूटीन में डेली में करते हैं, आप योग कब करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, उसमें कोई लोग ये नहीं बताते हैं योग कब करना चाहिए, योग की क्या सावधानियां होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई जानकारियां नहीं देते हैं। योग करने से पहले आपका, पहली बात तो योग सुबह या शाम को दोनों समय में कर सकते हो, पर तो योग खाली पेट हो, सुबह जो मॉर्निंग में योग होता है वो सबसे बेस्ट योग माना जाता है। उसमें प्राणायाम की क्रिया कर सकते हैं, योग की क्रिया कर सकते हैं। आज योग अनेक प्रकार के लोगों ने वीडियो डाला है, योगा मैट नहीं है बिछाई हुई, आज जमीन पे डायरेक्ट उन्होंने, कुछ लोगों ने डाल रखे जूते पहन के योग करते हैं। तो ये योग का जो है वो लोग महत्व नहीं जानते हैं। योग का कोई भी क्रिया करें वो श्वास के साथ क्रिया करेंगे तो योग का महत्व होगा, यो योग होगा। योग और एक्सरसाइज दोनों में फर्क होती है। एक्सरसाइज का श्वासों से कोई संबंध नहीं है, योग का श्वासों के साथ बहुत बड़ा संबंध है। इसलिए योग जो करते हैं, कोई भी क्रिया करेंगे वो श्वासों के साथ करेंगे। अब श्वासों के साथ से क्या फर्क पड़ेगा, आप योग के साथ जैसे श्वास ग्रहण करके कोई भी आसन करेंगे तो आपका क्या होगा, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने में बहुत बड़ा मदद करेगा। तो इसलिए योग का जो है वो श्वासों के साथ क्रिया करेंगे, उसका महत्व रखे। आपको आहार, यदि सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठने के बाद में 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश हुइए, उसके बाद में योग का, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। योगा मैट जरूर लगाएं, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, आप घर में बालकोनी में, आपके योगा मैट नहीं है, दरी कम्बल कोई भी आपके पास आसन है, उस आसन को बिछा के योगा अभ्यास करें। तो योग का दूसरा, आप रोजाना जो है आहार, आप आहार को सात्विक आहार नहीं ले रहे हैं, आज आप 2-3 चीज बंद कर दीजिए, सफेद नमक, मैदा, सफेद चीनी और रिफाइन ऑयल, ये 4 चीजों से परहेज कर लीजिए। यदि आप 4 चीजों से परहेज करेंगे तो आपकी आधी बीमारी तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। सातवां, आप योग और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, कुछ आपने आहार के ऊपर किया, यदि दोनों चीज एक साथ करते हैं तो आपके शरीर में अनेक प्रकार के जो बीमारियां हैं वो बीमारियां बाहर निकल जाएगी, शरीर शोधन होगा आपके शरीर। ये जो आहार इस प्रकार सात्विक आहार लेगा तो सात्विक आहार क्या करता है, शरीर की एक शुद्ध करता है, आपका ब्लड को शुद्ध करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपका मन को, विचार को शुद्ध करेगा। आपका यदि शरीर शुद्ध है तो आपका मन, विचार ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। यदि आप तामसिक आहार ले रहे हैं, राजशाही आहार का ग्रहण कर रहे हैं तो उत्तेजना बढ़ाता है, तो आप उत्तेजना वाला आहार नहीं ले रहे हैं तो आपको गुस्सा कम आएगा, शांति से रहेंगे। तो इस प्रकार का यदि आहार का यदि ग्रहण करेंगे, इस प्रकार की आप रूटीन रखेंगे। और दूसरा क्या होता है, आप दिन भर काम करें कोई दिक्कत नहीं है, रात्रि को जब समय सोने का समय होता है 10 बजे, आप रात को क्या 10 बजे खाना खाते हैं, ये बहुत गलत है। आप जिस प्रकार सुबह ब्रेकफास्ट 9 बजे तक कर लीजिए, 1 से 12 से 1 के बीच में खाना खा लीजिए, 4-5 बजे यदि कुछ भूख लगती है तो कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं इस टाइप का, या भुने हुए चना रखिए आप, वो खा लीजिए। ये आपके शरीर में कैल्शियम, जितने भी मिनरल्स, विटामिन की सारी जो पूर्ति होती है वो करता है। उसके बाद में शाम को, साय का मतलब सायकालीन का मतलब साय का 6-7 बजे तक खाना खा लीजिए।
जैन धर्म में जिस प्रकार होता है, जैन लोग खाते हैं उस प्रकार ही 6-7 बजे खाना खा लिया। अपन क्या करते हैं, डिनर का मतलब ले गए आपने, कोई भी डिक्शनरी में डिनर का मतलब ये नहीं दिया गया है कि डिनर का मतलब रात्रि का खाना, सायंकालीन खाना। सायंकालीन का मतलब होगा शाम को 6-7 बजे आप खाना खा लीजिए। यदि 6-7 बजे खाना खा लेते हैं तो 10 बजे तक सोते हैं, तो कुछ आपके शरीर में पानी का इंटेक होता है। दूसरा, आपको जल अच्छी तरह ग्रहण करना चाहिए। यदि जल आप अच्छा जल पियोगे, आपके जो शरीर की जो बॉडी का वेट है उसका 10% से -2 कर दीजिए। जैसे बॉडी का वेट मेरा 80 किलो वजन है तो 8 किलो हो गया, 8 में से 2 माइनस कर दीजिए। 6 किलो दूध, पानी, छाछ, जूस, ये सारा मेरे शरीर में जाना चाहिए। यदि ये सारी चीज जाएगी तो मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ महसूस करूंगा, मेरी स्किन अच्छी रहेगी, मेरे शरीर में किसी प्रकार के बॉडी में विकार नहीं पैदा होंगे। तो इस प्रकार का आहार का ग्रहण करना है, इस प्रकार की आपकी दिनचर्या, योग प्राणायाम का अभ्यास आपको जरूरी है इस समय में। चाहे कोरोना काल हो तो अदर कई प्रकार की मौसमी बीमारियां भी हैं। कोरोना के साथ साथ इस समय जुकाम है, खांसी है, फीवर है, इस टाइप की आज मैं कुछ एक्सरसाइज ये भी बताऊंगा कोरोना के बाद में कौन कौन सी एक्सरसाइज करने से आपकी फेफड़ों की, लंग्स की एक्सरसाइज, आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, उसके बारे में भी ये एक्सरसाइज बताऊंगा। तो आज जो है सबसे पहले आप कोई भी आसन लगा के बैठ के, कोई भी आसन में बैठ के, ये बैठे हूँ सुखासन, सीधासन, पद्मासन, जो आरामदायक स्थिति है उसमें बैठना है। आसन का मतलब होता है आसान तरीका से जिस क्रिया में बैठ सकते हो आप, उस क्रिया में बैठेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, आसन के बाद में आप जो प्राणायाम की क्रिया करनी है, योग की क्रिया करनी है, सहज रूप से करनी है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे करनी है। आप एक साथ ही आधे घंटे, पौन घंटा मत करिए, स्टार्टिंग में 15 मिनट करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए जाएं। तो आज सबसे पहले इसमें बैठें, ये योग मुद्राएं की हैं, आंखें सहजता से बंद। आप सबसे पहले 3 बार ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। ओमकार का उच्चारण, ये ओमकार का उच्चारण जो है वो धर्म, जाति विशेष सूचक से नहीं लिया गया है। ओमकार का उच्चारण शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास लेते हुए एक बार फिर से एक क्रम और रिलैक्स। अब जो भी क्रिया करेंगे वो श्वासों के साथ क्रिया करेंगे। सबसे पहले जैसे गर्दन की क्रिया करी, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ये क्रिया 3 से 5 बार करेंगे। तो यदि श्वासों के साथ करेंगे तो एक तो गर्दन की जो मांसपेशियों की खिंचाव तनाव उसको दूर होंगे, दूसरा आपके जो फेफड़ों को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। गहरा श्वास लेंगे, फिर दूसरा श्वास भरते हुए राइट कंधे पर, श्वास को छोड़ा, लेफ्ट कंधे ले गए, श्वास को छोड़ा, 5 बार ये क्रियाएं करिए। इससे भी आपके शरीर में नई एनर्जी का संचार होगा, नई न्यूरॉन्स बनेंगे, आपके ताज़ा ऑक्सीजन जाएगा। फिर आप थोड़ा सा कंधों की एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसे ये भी आपके लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है। और उसके लिए अलावा आप कोरोना जैसी महामारी बीमारी हो जाती है तो उसके लिए भी ये क्रिया बहुत बढ़िया क्रिया है। तो ये भी क्रिया आपको करनी है। कुछ मैं आज खड़े होकर आसन बता रहा हूँ। सबसे पहले आज कदम ताल। कदम ताल कैसे करेंगे, पहले धीरे धीरे करेंगे, ये धीरे धीरे कदम ताल का अभ्यास करेंगे। फिर दूसरी क्रिया में क्या करेंगे, कदम ताल ऊपर ले जाइए, श्वास भरते हुए, ये जो पिंडलियां हैं उसको टच कर देंगे तो पिंडली शक्ति विकासक क्रिया भी बोलते हैं उसको। जैसे कैसे करेंगे, जैसे
पिंडली शक्ति विकासक क्रिया भी इसको कहते हैं। ये पिंडली शक्ति विकासक क्रिया आपकी थाइस को, पिंडलियों को, और ये जो क्रिया है वो आप वजन कम करने में भी सहायक होती है। दूसरे आपके ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाने में काम करता है। उसके अलावा जैसे आप दोनों हाथों को सामने रखिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, ऊपर ले गए और एड़ियां उठाते हुए मुट्ठियां बंद करें, ऐसे श्वास भरते हुए। फिर रिलैक्स। ये तो आपके हाथों में सूजन होती है, गठिया जैसे बीमारी होती है, उनके लिए ये ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं। तीसरी क्रिया क्या करेंगे, ये चेस्ट के लिए रखेंगे। श्वास भरते हुए सामने लाइए, श्वास छोड़ते हुए ले गए, श्वास भरते हुए दूसरा ललाट के अंग में ले गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर ले गए। ये भी तीनों क्रिया आपको करनी है। दूसरी, आप जो चेस्ट के लिए जो है आपको पूरा क्रिया करनी है। पूरी क्रिया कैसे करेंगे, पूरे हाथों को ऐसे आगे मिला लीजिए थी, श्वास भरते हुए ये क्रिया भी 10 बार आपको करनी है। फिर क्या करना है, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए और राइट साइड की ओर बेंड कर दीजिए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए रुके, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। अब पूरा ध्यान रखना है, श्वास भरते हुए जैसे हाथ ऊपर गया, श्वास छोड़ते हुए साइड में। उससे क्या होता है, श्वास भरते ऊपर आपकी साइड की जो चर्बी है उसको कम, आपके फेफड़ों की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये सारी क्रिया आपको करनी है। थोड़ा सा पैरों में गैप कर लिया, गैप करके परिवर्तन त्रिकोणासन, ऐसे पूरा ये सभी लोग कर सकते हैं, किसी को जरूरी नहीं है। आप ये श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड में, ये आप जनरल व्यक्ति, कोई भी हार्ट की हो, हाई बीपी हो, थायराइड हो, अर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, सभी जो बीमारियों वाला है ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। फिर कुछ बैठ के एक्सरसाइज कर ली, जैसे बैठ गए आप, बैठ के दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास भरते ऊपर ले गए, श्वास छोड़ते आगे बेंड करें, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते आगे बेंड करें, आगे बेंड करते हुए रुकिए, पैरों का पंजा अच्छी पकड़ लीजिए और माथा घुटनों गिलगाने का अभ्यास करें। इससे एक तो आपके नाभि की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, थाइस की जो खिंचाव है दूर हो जाएगा। और उसके बाद में पैरों में गैप कर लीजिए और चक्की चला दीजिए, चक्की पूरी पीछे ले जाएं, आगे लाइए। ये चक्की संचालन का अभ्यास आप 10 बार करिए। फिर उल्टा चक्की चला दीजिए, ये उल्टा चक्की भी चला दिए, ये इसका भी 10 बार। फिर थोड़ा सा परिवर्तन त्रिकोणासन कर लिए, परिवर्तन थोड़ा सा श्वास के साथ करना है। श्वास भरते ऊपर, आगे बेंड कर दीजिए, श्वास भरते ऊपर, ये अभ्यास भी आपको 3 से 5 बार करना। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते हो जाइए। तो इस प्रकार का यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, अब उसके बाद में थोड़ा सा बैठ के प्राणायाम का अभ्यास भी आपको करना है। प्राणायाम जैसे सूर्यपोत में भस्त्रिका, आप पिछले वीडियो में देख लीजिए। फिर भी भस्त्रिका कैसे करना है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सहज तरीका। बैठे, गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है, ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास है। परंतु ये हाई बीपी हार्ट वालों को इतनी तेजी के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। दूसरा, थोड़ा सा कपालभाति भी कर लिया, पेट पूरा अंदर, श्वास बाहर जा रहे हैं, पेट अंदर, ये कपालभाति थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया। और उसके बाद में थोड़ा अनुलोम विलोम, राइट से लिया और लेफ्ट से बाहर, वापस लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर,
ये अनुलोम विलोम प्राणायाम एक चक्कर ये हो गया, राइट से लेके लेफ्ट से बाहर और फिर लेफ्ट से लिया राइट से बाहर, ये एक चक्कर हो गया। तो कम से कम उसको 10 से 20 बार आप करिए धीरे धीरे। और एक ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास हो गया जो आपके मस्तिष्क को शांति के लिए, जिसको गुस्सा तेज आता है उसको, और आध्यात्मिकता और जुड़ती है। आप मैं कार का उच्चारण करेंगे, ब्राह्मणी भौरे के गुंजन जैसे करता है ना, उसकी तरह आप आवाज करेंगे। ये अंगूठों को, नाखून नहीं होना चाहिए, नहीं तो कानों में लग जाएगा। ये अंगूठा है ना, ये इसको बंद कर लीजिए और सहजता से आंखों को बंद करते हुए गहरा श्वास लीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को घर्षण करेंगे और गरम गरम हथेलियों को चेहरे के स्पर्श कराइए, हाथों पैरों को स्पर्श कराते हुए अपनी मातृभूमि से नमन करते हुए मुस्कुराते रहिए। आप प्रकृति की निःशुल्क दवा है, हंसना प्रकृति की एक निःशुल्क दवा है, उसको ग्रहण करिए। जितना मुस्कुराते और हंसते रहेंगे आपके चेहरे की चमक बढ़ती रहेगी, आप हमेशा युवा और स्मार्ट बने रहेंगे। नमस्कार। आज इस वीडियो